जनरल पॉइंट थे। एक और पॉइंट यहाँ बार बार उठता है लैंड का। तो मैं आपको बताऊं कि लैंड लद्दाख में जितनी भी लैंड है, स्टेट लैंड जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट लैंड तो लोगों की अपनी होती है, लेकिन जितनी भी स्टेट लैंड होती है, स्टेट लैंड, वो LHDC एक्ट के तहत सेक्शन 42 के तहत वो सारी की सारी स्टेट लैंड जो है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को ट्रांसफर्ड है। 1997 का जो एक्ट है उसके तहत जितने भी स्टेट लैंड लद्दाख के अंदर है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को ट्रांसफर्ड है फॉर एफिशिएंट यूज एंड मैनेजमेंट। ये एक्ट कहता है, सेक्शन 42 ऑफ द LHDC एक्ट। तो हम उसको पूरा उसी के ऊपर उसको मान के चलते हैं कि लैंड का जो एफिशिएंट यूज एंड मैनेजमेंट है वो रिस्पेक्टिव LHDCs जो हैं वही करती हैं। इसमें एक इशू ये आया कि और यहाँ क्योंकि ज़मीन जो है पड़ी हुई है, ओपन है, तो उसमें जनरली अगर किसी को, क्योंकि यहाँ खरीद फरोख्त भी कम होती है, लैंड है ही कम, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी के पास, अगर मान लीजिए किसी के पास 200 कनाल है उसमें से उसने 1 कनाल बेच दी, तो ऐसा भी नहीं है, ज़मीन बहुत कम है। इसलिए जनरली ज़मीन जिसके ऊपर आप मकान बनाएंगे, आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर तो नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे ओपन लैंड जो अवेलेबल है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर शहर में होता है, लोगों ने जहाँ जहाँ उनको ज़मीन मिली अवेलेबल थी तो उन्होंने वहाँ मकान बना लिए। अब उसके 2 तरीके थे, या तो आप वहाँ बनाइए। कई बार हमारे पटवारियों ने एक तरीका, एक ऑर्डर होता है ऐलान नंबर 38, उसमें हम कहते हैं नवतोड़। नवतोड़ जो है, नवतोड़ का मतलब ये होता है कि आपने बंजर ज़मीन को तोड़ा, मीन्स उसको आपने कल्टीवेट किया। और यहाँ पे अगर आप बंजर ज़मीन को तोड़ेंगे, उसके ऊपर कोई बाजरा लगाएंगे या यहाँ जो क्या लगाते हैं, बकवीट लगाएंगे, वीट लगाएंगे या बार्ली लगाएंगे, तो वो हो नहीं सकता जब तक ना आप उसको इरिगेशन दें। क्योंकि यहाँ पे तो बरसात का सिस्टम नहीं ना है कि आप बरसात से भी कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में, जम्मू में या जहाँ मानसून आती है वहाँ बहुत सारी खेती बरसात से हो जाती है। तो इरिगेशन चाहे हो ना हो, मतलब गेहूं हो जाएगा या मक्की हो जाती है, वो आसमान पे डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर, रेंज के ऊपर। यहाँ रेंज होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई भी, अगर आपने वेजिटेबल उगानी है या कोई भी फसल उगानी है, उसके लिए आपको इरिगेशन लानी पड़ेगी, पानी लाना पड़ेगा। तो अगर आप बंजर ज़मीन को तोड़ते हैं और पानी का अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ कुछ उगता है, ये परफेक्टली लीगल है, आज की डेट में भी लीगल है। मीन्स कि नवतोड़ करना लद्दाख के अंदर लीगल एक्टिविटी है। लेकिन लीगल क्या है? आपने ज़मीन को तोड़ा, इरिगेशन का अरेंजमेंट किया, वहाँ पे फसल उगाई, ये लीगल है और ये आज भी लीगल है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इस पर्पज से नहीं कि हमने वहाँ खेती करनी है, इस पर्पज से कि हमने वहाँ मकान बनाना है, तो पटवारी जी ने उसको नवतोड़ एंट्री कर दी, क्योंकि वही एक पावर थी जिसके तहत वो स्टेट की लैंड को किसी को दे सकता था। अब वो उस हिसाब से वो इलीगल हो गई, क्योंकि वो उस पर्पज के लिए नहीं है जिसके लिए वो ऐलान है, जिसके लिए वो ऑर्डर है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से मकान बना लिए हैं। तो उसमें अब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक, जैसे आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, संजीव खीरवार जी, उनकी सदारत में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस मैटर को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि ये तो क्लियर है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैंने एक बार पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर नवतोड़ के ऊपर कोई घर बना है, नवतोड़ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना है, तो वो वहीं रहेगा। मतलब उसको रिमूव करने का कोई ना जवाजियत है ना इंटेंशन है। क्योंकि मेरी अब सर्विस जो है IAS के अंदर और बाहर मिला के 35 साल की हो चुकी। मैंने रेवेन्यू को इतने गहरे से जाना है, क्योंकि मैं 3-4 जगह डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, डिविजनल कमिश्नर रहा हूँ, फाइनेंशियल कमिश्नर रहा हूँ 3 साल। मैंने लैंड मैटर्स को अच्छी तरह से देखा है कि अगर लैंड के अंदर जो रिकॉर्ड के अंदर एंट्री है, उसकी पावर किसी करोड़पति होगा वो भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। वो एंट्री की पावर किसकी है? रेवेन्यू अफसर की, पटवारी की। पटवारी कुछ भी लिख सकता है। तो अगर पटवारी ने लिखा है तो इस आदमी का क्या कसूर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर रेवेन्यू में एंट्री की है तो वो उसको भी पकड़ना चाहिए ना जिसने एंट्री की थी। आम आदमी को क्या मालूम है कि ये नवतोड़ क्या है, वो क्या चीज़ है? उसको तो ये लगा कि भाई ठीक, अच्छी बात होगी, ये शायद मेरे को लॉफुली ये काम हो रहा होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि ये इसमें उस शख्स का जो है कोई कसूर नहीं होता जिसके पास वो ज़मीन होती है। हाँ, कसूर हमारा होता है कि हमने टाइम पे लोगों को बताया नहीं होता। लेकिन अब जब बन गया है तो वो एक्सरसाइज ये चल रही है कि हम किस तरीके से उसका एक लॉफुल तरीके से वो उसको एक प्रोटेक्शन दे पाएँ, और उसको किस तरीके से, क्योंकि दीज लैंड लॉज ना ये मेरे पावर में होते हैं, क्योंकि ये लिखित लॉ है ना,
तो जो लॉ में अमेंडमेंट होती है, क्या होती है, वो एक थ्रू एक्ट होती है, लेकिन उसके लिए एक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नवतोड़ में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, नवतोड़ के ज़मीन पे नवतोड़ लिखा है लेकिन ऊपर घर बना है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें कोई लोगों को दिक्कत ना आए। और मैं आपको एश्योर करता हूँ बाय बीइंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस यूनिट टेरिटरी ऑफ लद्दाख कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी। हम तो यही चाहते हैं कि बल्कि उनका रेगुलराइज हो जाए। ये जितने भी लेह के, करगिल में उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं है, लेह में तो मैंने बहुत देखा कि यहाँ बहुत सारी छोटी आबादियाँ आगे पीछे आ गई हैं। सर एगलिंग के नीचे जाइए तो बहुत सारे ऐसे घर बने होंगे, ऊपर बने होंगे, स्कारा या स्कम्परी जिसे हम कहते हैं, वहाँ बहुत सारे घर बने होंगे। तो वो सब जो हैं, हम चाहते हैं कि वो किसी तरीके से रेगुलराइज हो जाए। तो जनरली जम्मू में मैंने ये देखा है कि तरीका ये होता है कि वहाँ पे जम्मू में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे श्रीनगर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो वो ऐसी इलीगल कॉलोनीज को वो रेगुलराइज करती है, वो एक मतलब उसका एक तरीका बनाती है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करती है, गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवाती है, और फिर कुछ तरीके से कोई नॉमिनल सा फंड लेके वो उसको रेगुलराइज करते हैं ताकि उसके नाम तो चढ़े। मान ली मैंने घर बना लिया, मैं ना रहा, मेरा बच्चे हैं, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना, वो तो घर उनका हुआ ही नहीं। वो तो ना उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, ना उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा घर है, ना उसके ऊपर उनकी कोई लॉफुल पोजीशन होती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी ऐसा जो हमारे कॉलोनीज़ हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। इसके लिए हमारे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ श्रीनगर में तो ये श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर लिया, जम्मू में ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर लिया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे हमारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है लेह की और करगिल की, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरह की जो इलाके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। और हमने ऑलरेडी अपनी जो म्यूनिसिपल जो लेह है उसका तो आपने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी है, जैसे आपको मालूम है। ये 13 वार्ड की थी, हमने 21 वार्ड कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है, हम उसको म्यूनिसिपल फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है ही नहीं। जब म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी वाला क्यों जाएगा वहाँ सफाई करने, क्योंकि वो तो उसके जिम्मेवारी में आता नहीं है, वो तो रूरल डेवलपमेंट का एरिया है। इसलिए हमने उसको अर्बन में कन्वर्ट किया। अब वो अर्बन में कन्वर्ट हो गया है तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कल को म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ भी आएंगी, वहाँ के लिए पानी का प्रोजेक्ट भी बनेगा, वहाँ के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट भी बनेगा, वहाँ के लिए बिजली की फैसिलिटीज़ भी जो है बेटर होंगी, क्योंकि वो अर्बन एरिया डिक्लेयर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस अर्बन एरिया में, मान लीजिए अर्बन एरिया में अगर वो 10,000 रुपया है तो रूरल एरिया में वो 2,000 होता है। तो जितने भी ये जो इलाके हैं जो रूरल एरिया में आते थे, या मान लीजिए अगर अपने जोगलाम सर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर किसी प्राइवेट घर में रह रहा है, तो वहाँ पे तो उसका जो DDO मांगेगा कि आप कहाँ शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं। वो बोलेगा जनाब शहर में रहते हैं, तो वो कहते हैं चोगलाम सर में, लेकिन चोगलाम सर तो शहर में है ही नहीं, इसका मतलब आप अर्बन एरिया में नहीं रहते, तो उसको जो HRA मिलेगा वो 2,000 मिलेगा। लेकिन अगर अब वो जो हो गया अर्बन बन गया, अब उसको 10,000 मिलेगा। तो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बढ़ गई ना, क्योंकि अब वो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर आ गया। तो फैसिलिटीज़ जो हमने देनी है वो तो देनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नवतोड़ का जो हम कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो है हम उसको लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको हम जो करें। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक तो होता है ज़रूरत के हिसाब से सरकार की ज़मीन पे कब्जा करना, एक होता है लालच के हिसाब से सरकार की ज़मीन पे कब्जा करना, दोनों में फ़र्क है। और हम आप जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो उसके लिए बता रहा हूँ कि जो ज़रूरत के कारण हुआ है, जो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने 10 मरले के ऊपर अभी तो हमने 4 मरले से 10 मरले कर दिया कॉमन लैंड रेगुलेशन में। पहले तो 4 मरले DC देता था, अब हमने 10 मरले कर दिया। 10 मरले में अच्छा घर बन जाता है, तो वो जो है हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग ज़रूरत के हिसाब से जिन्होंने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, घर बनाया हो, गेस्ट हाउस बनाया हो, कोई भी चीज़ बनाई हो, वो उसको किस तरीके से हम लॉफुली, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, करें। अब ग्रीड जस्ट बिकॉज मैंने कब्जा करना है, आगे बेचनी है, आगे ट्रांसफ़र करनी है सरकार की प्रॉपर्टी, वो एक अलग इशू है, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि सब जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लोगों की बेहतरी में काम कर रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लद्दाख के अंदर जो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट अब बना हुआ है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है और अच्छा हो, और लोगों की नौकरियां हो, चाहे उनके एजुकेशन हो, चाहे उनकी और दूसरी चीज़ें। हम जितने भी अब जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें लेने पड़ते हैं, हम उसको डीरेगुलेशन बहुत बड़ी तरीके से कर रहे हैं। और पिछले दिनों ये कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का सिस्टम आया। सारे जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं वो कहने लगे जी हमारा तो
1% भी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर 1200 के करीब हैं, ये कितने हैं, 1200 के करीब हमारे पास होटल्स और गेस्ट हाउस हैं, 1% ही रजिस्टर्ड है। अब बताइए, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो बेचारा आदमी परेशान होगा, उसको तो प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैं एक होटल ओनर हूँ या एक गेस्ट हाउस ओनर हूँ। अब हमने इसको बिल्कुल सिंपल किया, हमने कहा कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 2 सर्टिफिकेट पे मिलेगी, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले हमने एसटीपी का कंडीशन रखी थी, अब हमने एसटीपी कंडीशन हटा दी है, क्योंकि वो हमने एनजीटी की एक वर्बल डायरेक्शन के ऊपर किया था, लेकिन वो रिटन डायरेक्शन नहीं थी। उसमें हमने सब्सिडी भी देने का प्रोविजन किया था, लेकिन लोग कहने लगे कि नहीं, ये भी हमारे को दिक्कत आ रही है। हमने कहा चलो छोड़िए, अब जो है आप एसटीपी मत लगाइए, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे हम अपना ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सिंगल विंडो का अपना जो पोर्टल बनाएंगे, तो हम ये जितने भी हमारे जो ये गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, इनका 100% रजिस्ट्रेशन जो है हम बिल्कुल किसी परेशानी के जो है वो हम कर देंगे। हम मैसिव तरीके से बिल्डिंग परमिशन हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, सब ऑनलाइन 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर लोगों को मिलना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी जो डीरेगुलेशन एक्सरसाइज भी हो रही है। अब आखिर में मैं आपको इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन, काम हो रहा है सर। जिस तरह आपने बताया लैंड पॉलिसी के हिसाब से, तो अभी आपने कहा स्टेट लैंड पे जो नीड से ज़्यादा कब्जा करे या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो भी हो, उस हिसाब से स्टेट लैंड पॉलिसी जो है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि लद्दाख का जो इन्वायरमेंट देखा जाता है, तो अभी आप देख सकते हैं हर जगह पे पहाड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान है लद्दाख के, खासकर फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो इस पे आप क्या कहेंगे, किस तरह से? देखिए, लैंड वैसे मैंने कहा ना कि इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द एलएचडीसी, तो हम लैंड के मसले में जो भी काम करेंगे वो हम एलएचडीसी के कंसल्टेशन से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्डिंग बायलॉज तो बन गए। आपने जो कहा मैं भी वो मानता हूँ, एक नैरो सी जगह है हमारे यहाँ पे जिससे कि हम चोगलामसर या इस लेह से बाहर निकलते हैं। आप देख रहे होंगे उसके लेफ्ट साइड पे कितना मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कल को वहां गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मगर क्योंकि लैंड मैटर जो है हमारे पास हम कंसल्टेशन से करते हैं। दूसरा, हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज बने हैं उन बिल्डिंग बायलॉज को भी हम इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू करते हैं। तो हम यही स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बिल्डिंग बायलॉज को इंप्लीमेंट किया जाए, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसमें खिलाफ वर्जी अफसर लगाने की जरूरत है, उसमें और जो है एनफोर्समेंट विंग बनाने की जरूरत है, वो किया जाए ताकि हम लेह और कारगिल को मॉडल सिटीज बनाएं, प्लान्ड सिटीज बनाएं। क्योंकि जब भी कोई बाहर का आदमी आपकी सिटी में आता है, पहले वो देखता है आपकी सड़क कितनी चौड़ी है, फिर वो देखता है कि आपके यहाँ म्युनिसिपल वेस्ट कैसा चल रहा है, गंदगी ढेर तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो मुझे ये कहते हैं जब वो आते हैं, कहते हैं जी लेह बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है। आपके घर घर से जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। वही हम काम करगिल में करने जा रहे हैं, वहां पे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं था, अब वहां पे भी वो प्लांट बन चुका है, वहां भी ये काम शुरू हो रहा है। तो शहर में गंदगी, शहर में पानी की अवेलेबिलिटी, बिजली की अवेलेबिलिटी, डेवलपमेंट, अगर कोई घर बन रहा है, मान लीजिए अगर आपने पहाड़ी पे ऊपर बना दिया, अगर आग लग जाएगी तो क्या करोगे? मैंने देखा कि यहाँ पे पहाड़ पे इतने ऊपर है कि वहां तो आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। फिलहाल अगर कोई छोटी सी कोई इंसिडेंट भी हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, नीचे कैसे लाओगे रात को? तो ये सब चीजें जो है हमें, तभी तो हम कहते हैं कि प्लान तरीके से हो, क्योंकि हर वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाउस शुड बी प्लान्ड, उसके घर में सड़क होनी चाहिए जहां गाड़ी जा सके, फायर टेंडर जा सके, एम्बुलेंस जा सके, वहां म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ट्रक जा सके, वहां से रिफ्यूज कलेक्शन हो सके। तो इसीलिए प्लानिंग इसलिए हर सिटी में की जाती है। और क्योंकि हमारी एक बहुत यूटी, एक नेसेंट यूटी है, 4 साल 5 साल पुरानी है, तो ये सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन कंसल्टेशन विद द एंड एक्टिव कोलैबोरेशन विद द काउंसिल्स।